सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट का। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है जो कि डील करता है मनी और क्रेडिट में। पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The use of money spans a very large part of our daily life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any punctual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. तो आज की अगर लाइफ आप देख रहे होगे, कोई भी कमोडिटी आप बाई करने जाते हो तो ज़्यादातर आप मनी दे के ही लेते हो। और अगर आप मनी नहीं देते हो तो आप ये बोलते हो कि आप मुझे कमोडिटी दे दीजिए, प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं क्या करूँगा, मनी आपको बाद में पे करूँगा। Have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or a service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. So, अभी का ट्रांजैक्शन मनी में इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसके पास भी मनी है वो कोई भी कमोडिटी और सर्विस अवेल कर सकता है। Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अगर मनी नहीं होता और शूज़ मैन्युफैक्चर को अपने शूज़ भी बेचने होते और वीट भी देना होता तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो वीट दे रहा है उसको शूज़ नहीं चाहिए, उसे क्लोथ चाहिए। That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. शू वाले को शू बेचना है एंड वीट को, जो वीट दे रहा है शूज़ के एक्सचेंज में, उसको भी शूज़ चाहिए, तब जाके एग्रीमेंट होता। So this is known as double coincidence of wants. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. तो ये जब भी मैं मतलब चैप्टर पढ़ता हूँ मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब हमारे गांव में एक्चुअली क्या होता था, एक मिठाई देने वाला आता था। अब हमें क्या करना होता था, वो मिठाई लेने के लिए हमें उसे जो भी हमारे पास पुराने बर्तन है वो देने पड़ते थे। अब मैं एक दिन गया, मैं पुराने बर्तन दिया 4-5 और उसके बदले उसने मिठाई दी, सोन पापड़ी था उसमें। मैंने बर्तन दिया और उसने सोन पापड़ी दी, तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। अब मेरी इच्छा क्या हुई दूसरे दिन कि मैं मतलब बर्तन की जगह कुछ और दे देता हूँ, जैसे कपड़े वपड़े। तो जब मैं कपड़े लेके गया तो वो सोन पापड़ी मुझे नहीं दिया क्योंकि उसे बर्तन ही चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसे चाहिए थे वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। दूसरे दिन सपोज मैं सोच रहा था कि मुझे मिठाई खाने का मन नहीं था, मैं सोच रहा था कि एक काम करते हैं, मैं इसको बर्तन दे देता हूँ और इसके बदले मैगी खा लेता हूँ या फिर कुछ दूसरा चीज़ ले लेता हूँ। तो मैंने बर्तन दिए बट उसके पास सिर्फ सोन पापड़ी ही थी, ना मैगी था ना कुछ था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए लिमिट हो जा रहे हैं। अगर सपोज मेरे पास मनी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सोन पापड़ी भी ले सकता हूँ जब मन किया, या मैगी खाने का मन हुआ तो मैगी भी खा सकता हूँ, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं खा सकता हूँ। और सेम चीज़ ऐसा सभी के साथ होता है। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता है, दोनों के वांट्स मिलने चाहिए। मतलब मेरे को उसको बर्तन ही देने हैं और वो सोन पापड़ी ही देगा। जैसे इसमें शूज़ वाला शूज़ ही दे पाएगा और वो वीट ही देगा जब उसको शूज़ चाहिए होंगे। ओके,
तो ये बहुत टफ हो जाता है, तो इसको इजी करने के लिए क्या किया है कि मनी का यूज सर्कुल मतलब किया है. इन कॉन्ट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincident bonds. So money अगर बीच में आ गया तो double coincidence of bonds की जरूरत नहीं है. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. So money actually क्या करता है, हर एक प्रोसेस में इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इसलिए उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है. अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indian used grains and cattle as money. Therefore, thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. So, पहले अगर मनी की जगह लोग क्या करते थे, ग्रेन्स और कैटल से देते थे. सपोज जैसे हम लोग टैक्सेस भी होते थे, लोग क्या करते थे, अपने जितना प्रोड्यूस होता था उसके कुछ ग्रेन दे देते थे या कुछ कैटल दे देते थे. सो मनी की जगह पहले ग्रेन्स और कैटल थे, फिर बाद में कॉइन्स आए. सो पहला पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. ये आप नोट कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क का आ सकता है. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. पहले गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बने होते थे, आजकल ये नहीं उसके बने होते. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. So अगर देखा जाए तो मॉडर्न करेंसी इसका सिर्फ करेंसी में ही यूज हो सकता है. Then why is it accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. So हम लोग उस करेंसी को क्यों एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि वो जो करेंसी है, जो कॉइन है, उसका इतना वैल्यू है ना. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी वैल्यू रखी हुई है. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. ये भी आ सकता है 1 मार्क में कि आरबीआई जो है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इश्यू करती है करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एज पर इंडियन लॉ, no other individual or organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. So, सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है करेंसी नोट्स, और कोई नहीं कर सकती. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैं कोई नोट नहीं छाप सकता. और अगर ऐसा ही इंडिया का कोई सिटीजन रुपी में पेमेंट लेने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, है ना. सो रुपी को इंडिया का मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है. अब देखते हैं करेंसी तो हमने पढ़ लिया. डिपॉजिट विद बैंक्स देखते हैं, कैसे हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं. द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. So, हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही अमाउंट खर्चे कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब पूरे रुपीज अपने घर में रखे हुए हैं, तो वो मतलब सेफ भी नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो कुछ बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसमें बैंक थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के इंटरेस्ट लगा देती है और हमें थोड़ा और अमाउंट मिल जाता है. तो दैट इज अ गुड थिंग. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड रिटर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. तो सेफ भी है
और दूसरा अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो सभी को सब बैंक में रखेंगे ही रखेंगे। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit. और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े या कोई डिमांड लगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डिमांड डिपॉजिट। तो इसका डिमांड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप ये नोट ही कर लो। The deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand. So the deposit are called demand deposit. मतलब बैंक डिपॉजिट को आप डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हो। Demand deposit offer another interesting facility. It is a facility which lends it the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by check instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to a person in whose name the check has been issued. So, डिमांड डिपॉजिट का एक और फायदा है कि हम लोग चेक पेमेंट भी कर सकते हैं। किसको पे करना है और कितना अमाउंट करना है तो वो अपने आप ही उसी अकाउंट नंबर में चला जाएगा। तो ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, ये ब्रांच कोड होता है, ये चेक नंबर होता है, ये अमाउंट यहाँ पे आप भरते हो। अकाउंट पे से क्या होता है, डायरेक्टली उसी अकाउंट में जाता है पैसा। ये किसको पे कर रहे हो वो, एंड ये डेट, कितना अमाउंट पे कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख सकते हो। सो डिमांड डिपॉजिट का एक और फायदा क्या है कि आप चेक दे सकते हो। सपोज आपको चेक आगे के डेट का देना है तो आप आगे के डेट का भी दे सकते हो कि आप इस दिन पे मेरे अकाउंट से निकाल लेना पैसे। Thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. You must remember the role that the bank plays here, but for the banks, there would be no demand deposit and no payments by check against the deposit. A modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. So आप लोगों ने मतलब ये देखा होगा कि कैसे डिमांड डिपॉजिट इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए हम लोगों ने आज 2 मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, एंड बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।